Assalamu alaikum. This video is about T.S. Eliot poetic process from the book History and Principles of Literary Criticism by Dr. रघुकुल तिलक। अगर आपने वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, आप जाकर वो भी देख सकते हैं। इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोइट्री। यहाँ पर टी.एस. एलियट साइंटिफिक प्रोसेस को कंपेयर करता है पोइट्री के साथ। टी.एस. एलियट जो था वो क्लासिकल मेंट ऑफ माइंड का था, इसलिए वो ये सोचता था कि पोइट्री शुड बी ऑब्जेक्टिव। टी.एस. एलियट कहता है जैसे साइंटिस्ट इम्पर्सनल और ऑब्जेक्टिव होता है, यानी जब वो कोई रिजल्ट परफॉर्म करता है तो इसे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोचता है, वो क्या रिजल्ट चाहता है। वो जो कुछ परफॉर्म करता है इट्स ऑल डिपेंड ऑन परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस करने वाला वो होता है, मगर सब कुछ एज अ रिज़ल्ट खुद ब खुद सामने आता है। अगर वो चाहता है कि रिएक्शन स्पीड अप हो जाए तो वो क्या करता है, कैटलिस्ट ऐड कर देता है। कैटलिस्ट ऐड करने से क्या होता है कि रिएक्शन की स्पीड फास्ट हो जाती है, मगर वो रिज़ल्ट पर कोई इफ़ेक्ट नहीं करती, वो अपनी पर्सनैलिटी नहीं डालती उसके अंदर। टी.एस. एलियट कहता है इसी तरह से पोइट को अपनी खुशियाँ, अपने दुख जो हैं पोइट्री में एक्सप्रेस नहीं करने चाहिए। वो कहता है जिस तरह रोमांटिक्स करते थे। रोमांटिक्स क्या करते थे कि अपने खुशी, अपने गम सब कुछ अपनी पोइट्री में शो कर देते थे। टी.एस. एलियट कहता है कि जिस तरह कैटलिस्ट का रिएक्शन में कोई पार्ट नहीं होता, वो सिर्फ रिएक्शन की स्पीड बढ़ाता है, वो इटसेल्फ रिएक्शन में कोई काम नहीं करता और ना ही उससे कोई प्रोडक्ट बनता है। तो इसी तरह से एक पोइट मस्ट बिहेव लाइक अ मीडियम, वो सिर्फ एक मीडियम के तौर पर यूज़ होना चाहिए। कहता है पोइट के थ्रू ये काम हो रहा है, लेकिन वो खुद उस पोइट्री के अंदर शामिल नहीं होना चाहिए। वो क्या सोचता है, उसका इस वक्त क्या फीलिंग है, वो खुश है या दुखी है, ये सब उसकी पोइट्री में शो नहीं होना चाहिए। कहता है कि पोइट्री उसका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए दुनिया के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में जिस पर वो लिख रहा है। उसके बाद कहता है कि अगर आप क्रिटिसिज्म करना चाहते हैं या फिर एप्रिसिएशन करना चाहते हैं किसी चीज़ की, तो वो पोइट की नहीं होनी चाहिए बल्कि पोइट्री की होनी चाहिए, क्योंकि उसके हिसाब से पोइट जो है एज अ मीडियम बिहेव कर रहा है, वो उसमें पार्टेक नहीं कर रहा। कहता है कि अगर आप क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो वो भी पोइटिक पीस पर होना चाहिए, और अगर आप एप्रिसिएशन कर रहे हैं तो वो भी पोइटिक पीस पर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने खाना बनाया है तो आप कहते हैं कि खाना कितना ज़बरदस्त है, तो लेकिन आप इनडायरेक्टली तारीफ़ कर रहे होते हैं खाना बनाने वाले की। इसके बाद है पोइटिक प्रोसेस। इसमें वो कहता है कि पोइट का माइंड कैटलिस्ट की तरह है, और जो प्रोसेस है पोइटिक क्रिएशन का उसको वो कंपेयर करता है केमिकल रिएक्शन से। फिर कहता है कि पोइट के अपने इमोशंस होते हैं, उसके अपने कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनको वो देख रहा होता है दुनिया में। उनका कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कहता है आपका माइंड और आपकी फीलिंग्स का यूनियन होना ज़रूरी है, फ्यूजन होना ज़रूरी है। यहाँ वो ये कहता है कि इसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, मगर इस कॉम्बिनेशन का कोई भी ट्रेस नहीं होना चाहिए। इस कॉम्बिनेशन से कोई न्यू चीज़ बन जानी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर एक पोइट बहुत दुखी है, बहुत तकलीफ़ में है, तो उसका एक्सपीरियंस जिस तरह का भी रहा है, तो उसको जब एक न्यू चीज़ में बनाएगा तो उस न्यू चीज़ में पता नहीं चलना चाहिए कि पोइट डायरेक्टली अपने दुख की बात कर रहा है। फिर कहता है कि पोइट्री में प्रीवियस एक्सप्रेशंस या फिर इंडिविजुअल एक्सप्रेशन का उसमें बिल्कुल भी ट्रेस नहीं होना चाहिए, वरना वो सिर्फ और सिर्फ मेरली ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर कहता है कि सब्जेक्टिविटी की ये कहानी होती है कि वो इंडिविजुअल होती है, यानी कि अगर आपका दुख है तो वो सिर्फ आपका ही दुख है, सबका दुख नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें इतनी जनरल होती हैं कि सब उसके अंदर अपने लिए कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं। हर वो चीज़ यूनिवर्सल होती है जिसके अंदर ज़्यादा लोगों के एक्सप्रेशंस होते हैं, लेकिन अगर वो दुख सिर्फ इंडिविजुअल का है तो वो कभी भी यूनिवर्सल नहीं होगा। वो कहता है कि यंग आर्टिस्ट के अंदर आप ये फॉल्ट देख सकते हैं कि एक यंग आर्टिस्ट के अंदर उसकी अपनी फीलिंग्स सामने आ सकती हैं, मगर जितना मैच्योर आर्टिस्ट होगा उतनी ही उसके अंदर उसकी आर्टिस्ट और सेल्फ रिस्पेक्ट सेपरेट होगी, क्योंकि आर्टिस्ट वो है जो चीज़ों को कंबाइन करके एक बेहतरीन चीज़ प्रोड्यूस करता है। इंसान वो है जो अपनी फीलिंग्स को अपने साथ रखता है। यही फ़र्क है इंसान में और आर्टिस्ट में। Eliot says the more perfect the artist, the more completely separate in him will be the man who suffers and the mind which creates. कहता है कि पोइट्री दिमाग से बन रही है, एज अ मैन खुद तकलीफ में है, सफ़र कर रहा है, लेकिन जो पोइट्री है वो कहाँ से आ रही है, उसके माइंड से आ रही है। उसके बाद A.G. जॉर्ज
कहता है कि टी.एस. इलियट ने फीलिंग और इमोशंस को अलग अलग यूज़ किया है, लेकिन वो कहीं ये नहीं बता पाया कि फीलिंग्स और इमोशंस ऐसा कोई डिफरेंस है इन दोनों में। वो कहता है कि हम इन दोनों वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहे होते हैं। पोइट्री एज ऑर्गेनाइजेशन, ये जो डिफरेंस है ऑर्गेनाइजेशन और इंस्पायरेशन का, ये वही फ़र्क है जो वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने पोइटिक थ्योरी में दिया था। वर्ड्सवर्थ कहता था कि वर्ड्सवर्थ पोइट्री को इंस्पायरेशन समझता था। वो कहता था कि पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग रिकलेक्टेड इन अ स्टेट ऑफ ट्रांसक्वलिटी, कि आपने कभी कुछ देखा और आप उससे इंस्पायर हो गए और फिर जो उन इमोशंस का ओवरफ्लो था वो इतना ज़्यादा हो गया कि वो प्रोड्यूस होकर पोइट्री की शेप क्रिएट कर गए। लेकिन कॉलरिज ऐसा नहीं कहता। कॉलरिज हैज़ गिवन अ यूनिक थ्योरी ऑफ फैंसी एंड इमेजिनेशन, जिसमें वो बताता है कि हाउ द परसेप्शन कम्स फर्स्ट टू योर प्राइमरी इमेजिनेशन, देन हाउ सेकेंडरी इमेजिनेशन वर्क्स ऑन दिस प्राइमरी इमेजिनेशन, forming a new whole and all that, and how fancy dissipating dissolves and create perfectly altogether different new things which does not have even a single phase of what was originally perceived in primary imagination. So that same thing Eliot is also contributing. He says that poetry is an organization rather than inspiration, because he says that poet mind is like a jar or respectable, जैसे कोई जार होता है, जैसे कोई बीकर होता है जिसके अंदर सारी चीज़ें, सारे एक्सपीरियंसेस, आपकी फीलिंग्स, इमोशंस आते रहते हैं, और वो जो इमोशंस होते हैं वो केओटिक अंदाज में मौजूद होते हैं, जिनके ऊपर काम ना किया जाए और उन्हें आपस में कंबाइन करके एक न्यू चीज़ ना कीजिए। इसलिए हम कहते हैं कि सम राइटर्स आर ऑटोबायोग्राफिकल। जब हम ऑटोबायोग्राफिकल कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उनकी जो स्टोरीज़ हैं उनमें उनकी लाइफ देख पा रहे होते हैं, मगर कुछ राइटर्स की स्टोरीज़ ऐसी होती हैं जिनमें हम उनकी लाइफ नहीं देख पाते। जब हम ऑटोबायोग्राफिकल होते हैं तो उसका मतलब है कि हम बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव होकर बात कर रहे हैं। फिर कहता है कि पोइट के अपने इमोशंस को, जो आपके पर्सनल इमोशंस हैं उनका, और एक आर्टिस्टिक का कंपोजिशन, एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन का आपस में बहुत डिफरेंस होता है। फिर उसने ओड टू नाइटिंगेल की एग्जाम्पल देकर कहा कि इसमें बहुत सारे ऐसे इमोशंस हैं नाइटिंगेल में जो उससे रिलेट नहीं कर रहे। इसका मतलब यह है कि पोइट कहीं ना कहीं नाइटिंगेल का सहारा लेकर अपने एक्सप्रेशंस दे रहा है। इसका मतलब यह है कि वो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन में नहीं आ सकते, बल्कि वो पर्सनल इमोशन से बाहर आ रहे हैं। वो कहता है कि एक आर्ट और इवेंट में जो डिफरेंस होता है वो एब्सोल्यूट होता है, यानी बिल्कुल वाज़ेह होता है। एक इवेंट है, उसे पूरा का पूरा आप उसे एक्सप्रेस करें, और एक आर्ट अगर उस इवेंट को एक्सप्रेस करेगा तो दोनों में बहुत डिफरेंस होगा। पोइट्री एज एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी। यहाँ पर टी.एस. इलियट ने कंक्लूड किया कि पोइट्री इज़ नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशंस बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन। कहता है कि पोइट्री आपके इमोशंस का टर्निंग लूज है, यानी कि जो इमोशंस आप में भर चुके हैं उनको बाहर निकालना नहीं है पोइट्री, कि आपने उन्हें आज़ाद कर दिया अपने इमोशंस को, या जो इमोशंस बहुत भर गए हैं तो आपने वो सारे इमोशंस एक ही लाइन में बयान कर दिए। कहता है सो पोइट्री इज़ नॉट द टर्निंग लूज ऑफ इमोशंस। जब पोइट के ऊपर इमोशंस का दबाव हो जाता है, फिर चाहे वो इमोशंस खुशी के हों या दुख के हों, लेकिन जो दुख के इमोशंस हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं खुशी से, क्योंकि जो खुशी होती है वो हल्की होती है, लेकिन जो दुख होते हैं वो भारी होते हैं, वो बैठ जाते हैं। तो जब उससे बर्दाश्त नहीं होता तो एक नॉर्मल इंसान क्या करता है, उसे जब कोई दुख बर्दाश्त नहीं होता तो वो रोने लग जाता है, लेकिन पोइट क्या करता है कि वो लिखना स्टार्ट कर देता है, पोइट्री लिखना स्टार्ट कर देता है। लेकिन पोइट के पास ये सेंसिबिलिटी होती है कि वो अपने दुख को वर्ड्स में लिख कर हल्का हो जाता है, क्योंकि वो अपने गम को, अपनी तकलीफ़ को अल्फाज दे देता है, तो दर हकीकत वो अपनी पोइट्री के थ्रू अपने गम से फरार हासिल कर लेता है। आप टर्निंग लूज कैसे होगा? टर्निंग लूज का मतलब ये है कि जैसे आपके ऊपर तकलीफ़ है वैसे ही आपने अपने अल्फाज में बात कह दी।
एस्केप का मतलब है कि आप उसको एक स्टोरी में एक न्यू चीज़ बनाकर अरेंज कर देते हैं, आप अपनी बात कह भी देते हैं और सामने वाले को समझ भी नहीं आता, तो इसे कहते हैं एस्केप फ्रॉम इमोशंस। इलियट के हिसाब से अच्छी पोइट्री वो है जो टर्निंग लूज ना हो इमोशंस का, बल्कि एस्केप हो अपने इमोशंस का। आम लोगों को समझ नहीं आनी चाहिए कि आपके इस वक्त क्या एक्सपीरियंसेस हैं। फिर कहता है कि इट इज़ नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी। ये आपकी पर्सनैलिटी का एक्सप्रेशन नहीं है, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी का फरार है, एस्केप है, फरार है। दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको टी एस इलियट का पोइटिक प्रोसेस समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।